नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। और आज हम लोग इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर एंड सोसाइटी ITCS के अंतर्गत एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं, मैरिजेस इन एंशिएंट इंडिया। हमारी जो सभ्यता और संस्कृति रही है, उस सभ्यता और संस्कृति के अनुसार प्राचीन समय में भारत के अंदर विवाह के भी अलग अलग प्रकार बताए गए। आज हम जो फॉर्मेट ऑफ मैरिज देखते हैं, तो उसमें आज के टाइम में हमें अगर हम देखें तो अ, पारिवारिक स्तर पर विवाह की स्थितियां दिखाई देती हैं, जिसे हम अरेंज मैरिज कहते हैं। लव मैरिज की स्थिति दिखाई देती है, कोर्ट मैरिज की स्थिति दिखाई देती है। तो इस तरह से विवाह आज के समय में जो प्रचलित हैं वो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम ये देखना शुरू करें कि प्राचीन समय में विवाह कितने प्रकार के हुआ करते थे, तो वहाँ पर हम ये पाएंगे कि 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है और कहीं कहीं पे 2 और प्रकारों को बताया गया। तो आज हम लोग विवाह के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ब्रह्म विवाह को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 प्रकार के विवाहों के विषय में हम चर्चा करेंगे, तो एक एक करके हम एक एक प्रकार के विवाह को देखें। तो सबसे पहला जो विवाह है, विवाह का जो स्वरूप है, उसे हम लोग ब्रह्म विवाह कहते हैं। तो ब्रह्म विवाह को ऐसा कहते हैं कि ये सबसे सुटेबल और सबसे अच्छी मैरिज मानी जाती है, सबसे अच्छा विवाह का प्रकार माना जाता है, क्योंकि इस विवाह के अंतर्गत जो स्त्री है या जो लड़की है, उसका जो पिता है वो लड़की के योग्य वर को ढूंढता है और उसके परिवार के साथ मिलकर के विवाह का जो संस्कार है वो संपन्न कराता है। तो इस विवाह के अंतर्गत ही हम कन्यादान जो शब्द है उसको देखते हैं, जिसमें लड़की का पिता अपनी कन्या को किसी पुरुष को दान के रूप में देता है। जो पुरुष है वो अपनी पूरी शिक्षा, पूरी ब्रह्मचर्य की जो अवस्था है, 25 वर्षों का जो समय ब्रह्मचर्य के लिए निर्धारित किया गया है, उस सारी अवस्था के बाद, और स्त्री भी उन सभी अवस्थाओं से निकलने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगी। तो ये जो विवाह का स्वरूप बताया गया, ये सर्वोत्तम विवाह का स्वरूप बताया गया। विवाह के 8 प्रकारों में 4 प्रकार ऐसे हैं जिन्हें श्रेष्ठ या अच्छे विवाह की श्रेणी में रखा जाता है, और 4 प्रकार के विवाह ऐसे हैं जिन्हें निम्न कोटि का विवाह माना जाता है। तो ब्रह्म विवाह को अगर हम देखें, तो जो लड़की है वो पूरी तरह से गहनों से, आभूषणों से, श्रृंगार के माध्यम से स्वयं के स्तर पर इस विवाह में शामिल होती है। तो ये ब्रह्म विवाह में ये चीज हमें देखने को मिलती है कि लड़की का पिता सुयोग्य वर को ढूंढता है, उनके परिवार से मिलता है, उनके परिवार के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता है। दोनों परिवार विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और उसके बाद विवाह होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर हम सेम वर्ण में विवाह की बात कर रहे हैं। तो जैसा हम लोगों ने देखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 प्रकार के वर्ण की बात हम लोगों ने करी थी इससे पहले की क्लास की सीरीज में। तो यहाँ पर भी हम देखें कि ब्रह्म विवाह जब भी प्राचीन समय में हुआ, उसमें हम सेम वर्ण यानी एक ही वर्ण के लोगों में विवाह की प्रथा बनाई गई। अगला जो विवाह है उसका प्रकार, जिसे हम दैव विवाह कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार का विवाह जो है, इसमें अगर लड़की का पिता योग्य वर ढूंढने में असफल रहा या उसे योग्य वर की प्राप्ति नहीं हुई, तो वर्ष बीतने के साथ साथ, समय बीतने के साथ साथ उसे अपनी जो कन्या है, उस कन्या का विवाह किसी पुरुष के साथ करना है। तो किसी पुरुष के साथ करना है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात यह है कि योग्य वर न मिलने की स्थिति में दैव विवाह उपयुक्त कहा जाता है। हालांकि दैव विवाह को बहुत सारे जगहों पर उतना रिस्पेक्टेबल नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की का विवाह जो भी
वर के रूप में हमें प्राप्त हो हम उससे करा देते हैं। फिर वो चाहे वो आयु में कम हो या आयु में बहुत ज़्यादा हो, कोई पुजारी हो, कोई ब्राह्मण हो, या कोई भी व्यक्ति वो सिर्फ इस वजह से कि एक स्त्री के रूप में, एक कन्या के रूप में जो जिम्मेदारी है पिता की कि वो विवाह कराए, तो उस जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए, छूटने के लिए ये विवाह का जो स्वरूप है ये हमें प्राप्त होता है। तो ब्रह्म विवाह जो है वो सबसे बढ़िया माना जाता है। लेकिन अगर लड़के की या योग्य वर की तलाश होने पर भी योग्य वर नहीं मिलता तो दैव विवाह के साथ लोग चले जाते थे। तो इस विवाह में कई वर्षों तक कन्या या लंबे समय तक कन्या बिना विवाह के रहती थी। यानी उसका जो वैवाहिक जीवन जो 25 वर्ष के बाद शुरू हो जाना चाहिए था वो 25 वर्ष के बाद शुरू नहीं हो पाता था। तो ऐसी दशा में किसी भी पुरुष को, चाहे वो योग्य है नहीं है, चाहे वो अयोग्य है, चाहे गुणों में कम है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो छोटा है, किसी भी पुरुष के साथ उस स्त्री का विवाह कर दिया जाता था। तो दैव विवाह को बहुत जगहों पे उतना सम्मान प्राप्त नहीं है। अगला जो विवाह है उसे हम अर्श विवाह या आर्य विवाह कहते हैं। तो ये इस अर्श विवाह या आर्य विवाह के अंतर्गत ये बात आती है कि ज़्यादातर ये विवाह इस प्रकार होता था जिसमें कन्या को किसी संत या किसी साधु या किसी योगी को सौंप दिया जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं अगस्त्य जो हैं, अगस्त्य मुनि, वो उनका विवाह लोपामुद्रा के साथ हुआ था। तो ये एक एग्जाम्पल है। और इस विवाह को हम इस दृष्टि से भी देखते हैं कि इस विवाह के अंतर्गत जो विवाह है वास्तव में वो किसी गाय या बैल के एक्सचेंज में भी किया जाता है। तो आप दूसरा पॉइंट आप देखें तो आपको बात समझ में आएगी। अकॉर्डिंग टू द सर्टेन एंशिएंट टेक्स्ट, द प्रिस्क्राइब्ड ब्राइड प्राइस इज अ काऊ विद अ काफ एंड अ पेयर ऑफ बुल्स। यहाँ पर बात समझनी है कि कोई भी संत, कोई भी ऋषि, कोई भी योगी किसी भी कन्या के पिता को अगर उपहार के रूप में, अगर मूल्य के रूप में गाय, बछड़े या फिर बैलों का जोड़ा अगर दे देता था तो कन्या का पिता जो है उस कन्या का हाथ उस वर के हाथ में, उस साधु संत सन्यासी के हाथ में सौंप देता था। तो इस प्रकार के विवाह का जो प्रथा थी उसे हम आर्य विवाह या आर्ष विवाह कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें पुराणों में देखने को मिलते हैं जहाँ पर मेन स्ट्रीम कम्युनिटी में रहने वाले जो लोग हैं उनका विवाह बिल्कुल अलग कम्युनिटी के लोगों से हुआ। तो ये जो उदाहरण हमें मिलते हैं ये उदाहरण आर्ष विवाह या आर्य विवाह के हैं। जैसे पांडु और मादरी का विवाह जो कि महाभारत में हम देख पाते हैं। दशरथ और कैकेयी का विवाह, कैकेयी जो हैं वो कैकेय वंश के राजा की बहन थी और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह राजा दशरथ के साथ किया। तो इस प्रकार का जो विवाह है ये विवाह आर्ष विवाह की श्रेणी में ही माना जाता है। तो चलिए अगले विवाह की तरफ बढ़ते हैं, प्रजापत्य विवाह। तो ये कहा जाता है कि इस प्रकार का जो विवाह है प्रजापत्र विवाह, ये श्रेष्ठ नहीं मानते, उसको उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते। इसमें होता ये है कि लड़की का जो पिता है वो लड़के को उपहार के स्वरूप में लड़की दे देता है। तो आप सेकंड पॉइंट देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी बात। ब्राइडग्रूम और टू द ग्रूम्स फादर नाइदर ऑफर्स एनी डाउरी नॉर डज ही डिमांड ब्राइड प्राइस। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रजापत्य विवाह की जब हम लोग बात करते हैं तो ये विवाह बहुत हद तक ब्रह्म विवाह की तरह है। इसमें न तो लड़का लड़की पक्ष को कुछ देता है और न ही लड़की लड़के को कुछ देती है। तो यहाँ डाउरी जैसी चीज़, उपहार जैसी चीज़ बहुत ज़्यादा हद तक तो सामने नहीं आती, लेकिन इसमें डायरेक्टली उपहार के रूप में लड़की ही दे दी जाती है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है इसको भी अगर आप देखें तो ज़्यादा क्लैरिटी बन पाएगी। ग्रूम्स फादर टेक्स केयर ऑफ द ब्राइड टिल शी इज़ यंग। अर्ली एज में ही जो है, अर्ली एज में ही
जब जब बच्चे छोटे हैं तभी दोनों का विवाह होता है, और जो लड़के का पिता है वो लड़की को अपने घर लाकर रखता है तब तक जब तक कि वो बड़ी नहीं हो जाती, और बड़ी होने तक उसकी देखभाल करता है। और उसके बाद जब वो एक बार बड़ी हो जाती है तब कहीं जाकर के स्त्री पुरुष या पति पत्नी मैरिटल रिलेशन में प्रवेश करते हैं। तो ये बहुत हद तक ब्रह्म विवाह की तरह ही माना जाता है। सुटेबल है, लेकिन सिर्फ इसमें इतना है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को कोई मूल्य नहीं देते, बल्कि विवाह संपन्न होता है और लड़की का पिता एक उपहार के रूप में लड़की को लड़के को दे देता है। असुर विवाह, जैसा कि मैंने कहा आपको 4 प्रकार के विवाह निम्न श्रेणी के, तो असुर विवाह भी एक निम्न श्रेणी का विवाह माना जाता है। इसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही जाती है कि विवाह ऐसे व्यक्ति से होता है जो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखती है कि यहाँ पर पैसे देकर खरीदने वाली जो प्रवृत्ति है वो हमें दिखती है। यानी अगर कोई पुरुष है, वो अपने सांसारिक जीवन को स्थापित करना चाहता है, या फिर अपनी जो काम जनित आवश्यकताएं हैं उन काम जनित आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, तो वो किसी भी कन्या को, किसी भी लड़की को उसके पिता को कुछ पैसे दे करके खरीदने के तौर पर ला सकता है। और अगर एक बार वो कन्या आ गई तो उस कन्या को वो सेविका या दासी के रूप में रखे, या जैसे भी रखे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये इस पॉइंट को और क्लियर करता है। इन नो वे इज ही अ मैच फॉर द गर्ल। कह रहा है किसी भी तरीके से लड़का लड़की के लिए बहुत परफेक्ट सुटेबल मैच नहीं होता, बट ही विलिंगली गिव्स एज मच वेल्थ एज ही कैन अफोर्ड टू द पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। लेकिन वो लड़की के संबंधियों को, लड़की के परिवार को, लड़की के माता पिता को जितना धन दे सकता है उतना धन वो देता है, और धन के बदले स्त्री को प्राप्त करता है। तो ये असुर विवाह के श्रेणी में इसलिए आता है क्योंकि ये जो विवाह है कहीं ना कहीं निम्न श्रेणी का विवाह माना गया, और इसका पीछे कारण यही बताया गया कि इससे महिलाओं की जो मर्यादा है वो खंडित होती है। उसके पीछे कारण ये बताया गया कि महिलाओं को मूल्य देकर खरीदना, ये एक बहुत निम्न विचार है। ठीक, तो इस विचार के कारण ही ये विवाह ठीक नहीं माना जाता है। अगला विवाह जो है, जिसे हम लोग गंधर्व विवाह कहते हैं, गंधर्व विवाह को हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आज के टाइम में जो लव मैरिज का फॉर्मेट है, प्रेम विवाह का जो फॉर्मेट है, उसे ही गंधर्व विवाह कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे प्राचीन समय में आपको उपलब्ध होंगे, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दुष्यंत और शकुंतला का। दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला, ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और प्रेम के आधार पर ही दोनों एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं। तो म्यूचुअल लव और म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के बीच में, बस इतना ही काफ़ी है। अगर लड़के और लड़की ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उस प्रेम के आधार पर वो दोनों एक दूसरे से विवाह करते हैं, चाहे परिवार की स्वीकृति हो या ना हो, तो इस प्रकार का विवाह गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता है। अगला जो विवाह है, जिसे हम राक्षस विवाह कह रहे हैं, राक्षस विवाह में ये कहा जाता है कि इसका नाम राक्षस विवाह है। देखिए, आप इसको इसी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। राक्षस विवाह में ये कहा जाता है कि किसी भी कन्या को बलपूर्वक, छल से उसे मारते पीटते, उसे जबरदस्ती उठा ले जाना, और उठा ले जाने के बाद उससे विवाह करना, उसका अपहरण करना, और अपहरण के बाद जबरदस्ती उससे विवाह करना, ये जो प्रथा है ये राक्षस विवाह के अंतर्गत आती है। ये भी कहा जाता है कि इस विवाह के अंतर्गत जो पुरुष है वो स्त्री के साथ जबरदस्ती करता है, और साथ ही साथ उसके परिवार के लोगों को भी हानि या क्षति पहुंचाता है।
तो अगर इस प्रकार के विवाह को देखें तो नाम से ही स्पष्ट है, राक्षस विवाह, यानी ये राक्षसी प्रवृत्ति का कोई एक विवाह माना जा रहा है, जिसमें स्त्री का विवाह जो है बिना उसकी सहमति के, उसके अपहरण के माध्यम से उसे उठा ले जाना, उसे परेशान स्थिति में विवाह करना, ये राक्षस विवाह के अंतर्गत आता है। अगर हम पैशाच विवाह की बात करें तो सबसे निम्नतम जो विवाह का स्वरूप है वो पैशाच विवाह माना जाता है। पैशाच विवाह जो है राक्षस विवाह से अलग इसलिए है क्योंकि राक्षस विवाह में तो बल पूर्वक चीज़ें की जाती हैं और बल के माध्यम से अपहरण करके फिर विवाह का कार्य किया जाता है। लेकिन पैशाच विवाह ऐसा है जिसमें जो पुरुष है वो मेंटली डिसऑर्डर्ड या फिर इंटॉक्सिकेटेड या स्लीपिंग जो गर्ल है उसके साथ विवाह की जो परंपरा है, विवाह का जो संस्कार है उसे संपन्न करता है। तो राक्षस विवाह में तो यह है कि बल का प्रयोग करता है, लेकिन पैशाच विवाह में यह है कि वो बिना लड़की के कॉन्शियस के, बिना उसकी चेतना के उससे विवाह करता है। तो यहाँ पर यह भी हम देख सकते हैं कि लड़की को नशे में रखना, उसे नशीला पदार्थ खिला देना, उसकी सोती हुई अवस्था में उससे विवाह कर लेना, अगर लड़की मेंटली डिसऑर्डर्ड है, मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है, उस स्थिति में या उस कंडीशन में उससे विवाह करना, तो ये सारा जो विवाह के अंतर्गत व्यवस्थाएं बताई जाती हैं ये पैशाच विवाह के अंतर्गत बताई जाती हैं। चलिए आगे, हम 8 प्रकार के विवाहों को तो पढ़ चुके, लेकिन इन 8 के अलावा 2 प्रकार विवाह के और बताए गए हैं, जिसे अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह भी कहा जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि अगर कोई उच्च वर्ण का पुरुष किसी निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है, उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है, तो ये विवाह का जो प्रकार है ये अनुलोम विवाह कहलाता है। जबकि इसके विपरीत अगर कोई निम्न वर्ण का पुरुष किसी उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो इसे हम लोग प्रतिलोम विवाह मानते हैं। अब यहाँ वर्ण की जब हम बात कर रहे हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और अगर क्रम देखा जाए तो क्रम मनु संहिता के आधार पर इस प्रकार से लगाया गया कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, ब्राह्मणों के बाद क्षत्रियों का स्थान आता है, क्षत्रियों के बाद वैश्यों का स्थान आता है और वैश्यों के बाद शूद्र आते हैं। तो अगर इस क्रम में देखें तो कोई भी उच्च वर्ण का पुरुष कोई भी निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करे तो अनुलोम, और कोई भी निम्न वर्ण का पुरुष कोई भी उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करे तो प्रतिलोम विवाह माना जाता है। तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, ये विवाह के 2 प्रकार और बताए गए। इसी के साथ हम विवाह का ये लेक्चर का जो पार्ट है इसे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको विवाहों के बारे में, एंशिएंट पीरियड में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इसके विषय में जानकारी हो गई होगी। आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि 4 प्रकार के विवाह उच्च श्रेणी के माने जाते हैं और बाकी 4 प्रकार के विवाह निम्न श्रेणी के माने जाते हैं। तो आपने विवाहों के प्रकार पढ़ लिए तो आपको लग भी रहा होगा कि निम्न श्रेणी के विवाह निम्न श्रेणी के क्यों कहे जाते हैं और उच्च श्रेणी के विवाह उच्च श्रेणी के क्यों हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।